प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम अपना डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमर्शियल बैंक लोगों को कितने प्रकार से लोन की सुविधा प्रोवाइड करता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जनरल पब्लिक कॉमर्शियल बैंक के पास जाती है और बैंक में जाके किस तरीके से वो अपना पैसा डिपॉजिट करती है। उसमें हमने 3 पॉइंटों के बारे में बात की। नंबर 1 करंट अकाउंट, नंबर 2 सेविंग अकाउंट, नंबर 3 हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है कि जनरल पब्लिक ने जितना पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट किया, कॉमर्शियल बैंक उस पैसे का किस तरीके से यूज करेगा। हमें इस बात का अच्छे तरीके से पता है बेटा कि जितना भी पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास हम लोगों ने डिपॉजिट किया है, कॉमर्शियल बैंक उस पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को लोन के लिए प्रोवाइड करेगा। अब लोन के लिए प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से उसके फंक्शन बनते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, जैसे इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपके सामने अवेलेबल है, मैंने पॉइंट लिखा फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, इसका दूसरा क्वेश्चन मेरा बनता है प्रोवाइडिंग लोन। और लोन प्रोवाइड करने के लिए इसके द्वारा बताया गया कि भैया यहाँ 2 तरीके हैं, हमारे 4 तरीके हैं वैसे, लेकिन हम पहले पॉइंट के बारे में बात करें। 2.A मैंने यहां पर लिखा और मैंने बात करी यहां पर कैश क्रेडिट। अब ये जो कैश क्रेडिट है इसका मतलब क्या है, इसमें हमने लिखा गिव लोन अगेंस्ट देयर करंट एसेट्स। जितनी भी हमारी करंट एसेट्स है उस एसेट्स की सिक्योरिटी के बेस पर कॉमर्शियल बैंक किसी भी व्यक्ति को लोन की सुविधा प्रोवाइड करेगा। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे लिए कौन सा है बेटा, कि लोन दिया जाएगा, लेकिन किसके बेस पर, ऑन द बेस ऑफ करंट एसेट्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगला पॉइंट, यहां लोन का जितना भी पैसा होगा, सारे का सारा पैसा, जितना भी उसका अमाउंट सैंक्शन हो जाएगा, उतने की एक लिमिट डिसाइड की जाएगी। सपोज दैट एक व्यक्ति बैंक के पास जाता है, उसका अपना बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, बैंक की ट्रांजैक्शन उस व्यक्ति ने अच्छी की हुई है, तो बैंक क्या करेगा, उसकी सपोज दैट 5 लाख रुपए की एक लिमिट सैंक्शन कर दी कि वे राम जो हमारे एक रेगुलर कस्टमर है, हमारे एक भरोसेमंद बंदा है और उसके द्वारा बैंक में अच्छी ट्रांजैक्शन मेंटेन की गई है, उसके एसेट्स का हिसाब किताब भी हमारे पास अच्छा दिखाई देता है, तो बैंक ने क्या काम किया बेटा, राम को इस लायक मान लिया कि राम 5 लाख रुपए तक का अमाउंट हम लोगों से लोन के रूप में ले सकता है। मैंने यहां पर लिखा कितना अमाउंट हमारा, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ठीक है। अब ये हमने अपना अमाउंट मान लिया कि वे राम को कितने रुपए का लोन हमारे द्वारा सैंक्शन कर दिया गया, 5 लाख रुपए की एक क्रेडिट की लिमिट है जो हमने उसकी सैंक्शन कर दी। और जितने रुपए भी हमने उसको सैंक्शन किए, वो सारे का सारा अमाउंट क्या कर दिया, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सैंक्शन मनी ट्रांसफर इन देयर अकाउंट। जितना भी पैसा है वो सारे का सारा पैसा, जितना भी अमाउंट हमारा सैंक्शन होता है, उसके एक तरीके से अकाउंट में एक तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। निकालने के लिए उसके पास चेकबुक की सुविधा रहेगी, जिसके द्वारा जितना पैसा वो बंदा निकालना चाहे उतना पैसा वो आराम से अपना विड्रॉ कर सकता है। लेकिन रामलाल बोलता है कि सर मेरे को तो पैसे की ज्यादा जरूरत है नहीं, और 1 महीने के अंदर मेरे द्वारा केवल और केवल 5 लाख रुपए में से केवल 20,000 रुपए ही विड्रॉ किए गए। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जो इंटरेस्ट का पॉइंट मेरा बनेगा। कौन सा पॉइंट है, इंटरेस्ट का पॉइंट। वो कौन से अमाउंट के ऊपर बनेगा, ना कि 5 लाख, बल्कि कौन सा अमाउंट बेटा, जितने रुपए के ऊपर मैंने उस महीने में यूज किया है, मैं यूज किए गए अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट का अमाउंट पे करूंगा। उम्मीद है मेरी बात बिल्कुल क्लियर स्पष्ट आई आप लोगों को समझ में। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप एक तरीके से ऐसे मान लो बेटा, जैसे बैंक ने हमें क्या दे दिया, क्रेडिट कार्ड इश्यू करके दे दिया। अब जो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, तो क्रेडिट कार्ड में क्या मिल जाती, मुझे 5 लाख रुपए की लिमिट मिली, लेकिन 1 महीने के दौरान घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन था, मैंने उस 5 लाख रुपए में से केवल 20,000 रुपए की क्या कर ली, शॉपिंग कर ली। लिमिट है 5 लाख की, लेकिन यूज कितने का किया, केवल 20,000 रुपए का। तो 20,000 रुपए का जब मैंने यूज किया है, तो उस यूज किए गए अमाउंट के ऊपर ही एक तरीके से मुझे क्या पे करना पड़ेगा बेटा, इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये बनता है मेरा पहला पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं कैश क्रेडिट। देखो बच्चों, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट यहां पर आ जाता है, हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा बनता है टर्म्स लोन। कौन सा पॉइंट बना बेटा हमारा, टर्म लोन। अब ये जो टर्म लोन है, इसकी कंडीशन क्या है उसके बारे में एक बार ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। इसने बताया बैंक गिव लोन फॉर शॉर्ट रन और लॉन्ग टर्म। बैंक पैसा प्रोवाइड करेगा हमें, लेकिन किसके लिए प्रोवाइड करेगा, या तो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन,
जैसे साल 2 साल इतने टाइम के लिए, या लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए, दे आर गिवन एज पर्सनल लोन। यहां लोन दिया जाएगा, लेकिन किसके रूप में? पर्सनल लोन के रूप में। और ये पर्सनल लोन किसके बेस पर दिया जाएगा? अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई चीज आपको एक तरीके से बैंक के पास क्या रखनी पड़ेगी? गिरवी रखनी पड़ेगी। बैंक के पास आपकी कोई ना कोई चीज गिरवी है, सिक्योरिटी के बेस पर आपने बैंक में अपने उस चीज को जमा किया है, तो सिक्योरिटी के आधार पर, उस सिक्योरिटी के बेस पर कॉमर्शियल बैंक आपका कौन सी चीज पास कर देगा? आपका लोन पास कर देगा। और ये जो लोन का अमाउंट है, बैंक क्रेडिट लोन अमाउंट टू ब्रोवर अकाउंट, जितना भी लोन का मेरा पैसा पास होगा वो सारे का सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये अकाउंट में पैसा यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। वही काम हम फिर बांध के चलते हैं कि भाई मेरा जो अमाउंट था वो अमाउंट कितना हुआ बेटा? मैंने यहां पर लिख दिया 5 लाख रुपए। ठीक है, ये मैंने अपना लोन पास करवाया, लेकिन लोन पास करवाने के बाद मैंने यहां से पर्सनल लोन एक तरीके से ले लिया, अपनी सिक्योरिटी के आधार पर मैंने बैंक से लोन इश्यू करवा लिया अपना 5 लाख रुपए का। अब वो बोलता है सर बहुत अच्छी बात है, आपने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया हमसे, अच्छी चीज है, लेकिन 1 महीने के दौरान मैं यहां पर भी वही कंडीशन, अपनी केवल 20,000 रुपए का ही यूज करता हूं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां आपने चाहे 1 रुपए का यूज किया या नहीं किया, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कौन से अमाउंट के ऊपर? जो भी आपका कंप्लीट अमाउंट है, आपको उस 5 लाख रुपए के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना पड़ेगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से मान लो बेटा, जैसे हमारे जो प्राइवेट बैंक है उसने मुझे दे दिया जंबो लोन। जो बैंक है अपने रेपुटेटेड कस्टमर को, सपोज दैट जो उसके रूटीन में चलने वाले कस्टमर होते हैं, उन्हें बैंक टाइम टू टाइम लोन की सुविधा ऑफर करता रहता है। और बैंक ने जंबो लोन का मेरे से फोन किया, मोस्टली टेलीकॉलिंग के ऊपर ये फोन वाले बात करते हैं। उन्होंने हमसे पूछा सर आपकी पीछे का जो बेसमेंट है, आपकी जो पीछे की बेस है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो काफी अच्छी मेंटेन आप लोगों ने की हुई है, ITR भी आप सबमिट करते हो, तो यदि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हम आपको जंबो लोन ऑफर करने लग रहे हैं। हम बात करेंगे भाई कितने रुपए का जंबो लोन दे रहे हो? उसने बोल दिया सर 5 लाख रुपए का जंबो लोन देंगे। वो बोले भाई क्या देना पड़ेगा आपको? उसने बोला कि आपकी जो पीछे की बैंक स्टेटमेंट वगैरह है, आप अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया हुआ है, इसी के बेस पर हम आपको ये लोन की सुविधा प्रोवाइड कर देंगे। ध्यान देंगे ये सारा काम किसके बेस पर हुआ? क्योंकि मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनाई हुई है, मैंने अपना ITR ढंग से टाइम पे उस चीज को कंप्लीट ढंग से उसको फिलअप किया हुआ है। तो मेरी पर्सनल सिक्योरिटी के बेस पर ही बैंक ने मुझे क्या चीज प्रोवाइड की बेटा? ये लोन की सुविधा प्रोवाइड की। मैंने बोल दिया ठीक है भाई, आप एक काम करो, जंबो लोन का पैसा है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उन्होंने 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वो पूछेंगे कि भाई कितने टाइम के लिए अंदर आपको ये पैसा वापस करेंगे, मतलब इसकी EMI कितने टाइम के लिए बनाए, महीने, साल की, 2 साल की, 3 साल की? ठीक है, तो हम उनसे बात करके 3 साल के अंदर इसको कन्वर्ट करवा लेते। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर दिया जाएगा कितने के ऊपर? कंप्लीट अमाउंट के ऊपर। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर, चाहे आप 1 रुपया विड्रॉ करो या मत करो। यह बोला जाएगा हमारा टर्म्स लॉ। ठीक है, जबकि कैश क्रेडिट, उसके अंदर हमारी कंडीशन क्या थी बेटा? उसमें जितना रुपया आपके द्वारा यूज किया जाएगा, आप केवल और केवल यूज किए गए अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करते हो, जबकि इसके अंदर ऐसी कोई भी सुविधा प्रोवाइड नहीं की जाती। उम्मीद है दोनों का डिफरेंस आप लोगों को अच्छे तरीके समझ में आया। ये हमारा तीसरा पॉइंट भाई। नंबर 3 पे मैं बात करता हूं। नंबर 3 पे हमारा वर्ड आ जाता है ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट इसका मतलब ही क्या है? सबसे पहले तो हमें इसका मतलब समझना जरूरी है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है बेटा? ये ओवर मतलब एक्स्ट्रा और ड्राफ्ट का मतलब निकालना। ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी किसको जाएगी? केवल और केवल करंट अकाउंट होल्डर को। करंट अकाउंट होल्डर कौन होता है? एक बिजनेसमैन। हम ऑलरेडी पहले वाले कॉन्सेप्ट के अंदर इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। जो बिजनेसमैन है, जिसका बार बार बैंक के साथ ट्रांजैक्शन होता है, कभी पैसे जमा करवाए हैं तो कभी उसने पैसे विड्रॉ किए हैं, उस व्यक्ति को बैंक कौन सी सुविधा देता है? ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है। अब नॉर्मल बच्चों के मन में एक बात आएगी
कि सर एक बात बताओ, क्या हर एक बंदे को, जितने भी बंदों ने करंट अकाउंट ओपन किया है, हर एक को हम ओवरड्राफ्ट की सुविधा देंगे? तो हमारा जवाब यहां पर होता है बिल्कुल नहीं। ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी किसको दी जाएगी? जो रिलायबल हो, जिसकी पे करने की कैपेसिटी के ऊपर बैंक को यकीन हो, बैंक को ट्रस्ट हो कि ये व्यक्ति टाइम के ऊपर इसकी पेमेंट वापस कर देगा। उस बंदे को ही, अपने रिलायबल कस्टमर को ही बैंक कौन सी सुविधा प्रोवाइड करता है बेटा? ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रोवाइड करता है। बैंक डिपॉजिट मनी इन करंट अकाउंट एज एग्रीड लिमिट। वो बोलते हैं कि जितने रुपए की भी आपकी ओवरड्राफ्ट की सुविधा हमने यहां पे फाइनल की, उस लिमिट के बेस पर, सपोज दैट आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिली है 5 लाख रुपए तक का, तो यदि कभी भी ऐसा हुआ कि आपके अकाउंट में रुपए 4 लाख हैं और आपने चेक काट के दे रखा है 5 लाख रुपए का, तो बैंक आपके चेक को कभी भी बाउंस नहीं करेगा। बैंक एक तरीके से बेटा आपकी 5 लाख की जो क्रेडिट की लिमिट थी, ओवरड्राफ्ट की लिमिट थी, उसमें से 1 लाख रुपए निकाल के आपके अकाउंट को में जो चेक लगा था उसकी पेमेंट कंप्लीट टाइम पे कर देगा। इसमें जो ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है उसके ऊपर बैंक क्या वसूल करता है बेटा? इंटरेस्ट वसूल करता है। ये बात हमने लास्ट में लिख दी, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंट। नॉर्मल सी एक बात है बच्चों कि जितना पैसा बैंक अपना देगा, आपको दिया है, तो बैंक फ्री में तो कोई चीज देगा नहीं, इसलिए बैंक हम लोगों से उस सुविधा के लिए क्या लेता है? चार्जेस लेता है। मैंने 1 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट बैंक से निकलवाया, मतलब एक सिंपल बात कि मैंने बैंक के 1 लाख रुपए यूज किए हैं, तो बैंक की पैसे का यदि मैं यूज करूंगा तो बैंक मुझसे अपना चार्जेस वसूल करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरेस्ट बोलते हैं। उम्मीद है किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों के मन में इस चीज के बारे में नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। यहां बात आती है डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब सबसे पहले बच्चों की तो बड़ी कंफ्यूजन रहती है भाई यहां पे कि सर हमें तो पहले ये ही नहीं पता कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो मैंने यहां पे उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश की। मैंने लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज रिप्रेजेंट ए प्रॉमिस टू पे ए फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। सिंपल बातों में मैं बात करूं तो यहां मेरी बात कौन सी हुई कि बिल ऑफ एक्सचेंज रिप्रेजेंट करता है, बताता है, शो करता है ए प्रॉमिस, एक वायदा करना, एक डिसीजन ये लेना कि हां इतनी तारीख को इतने रुपए मैं आपको पे करने का प्रॉमिस करता हूं, तो वो बोला जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब सपोज दैट हमने बात कर दी कि भैया एक काम करते हैं, मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख कर दे दिया और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा कि मैं 5 लाख रुपए पे करूंगा। वो बोलता भैया कब पे करोगे? तो मैंने साथ में उसकी डेट भी बता दी भाई। अगर 5 लाख रुपए हैं उनकी मैं पेमेंट करूंगा और पेमेंट की मेरी डेट कब की रहेगी? मैंने नीचे अपनी डेट डाल दी कि भाई 25 अप्रैल मई, या मई नहीं, हम डालते हैं 25 जुलाई, मई जून, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया, ठीक है, कि भाई 25 तारीख 6 महीने की 2021 में मैं आपको 5 लाख रुपए पे करने का प्रॉमिस करता हूं। ये बोला जाएगा बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद मैं उसके ऊपर अपने स्टैंप लगाऊंगा, अपने साइन करके दे दूंगा, और जिस बंदे से मैंने कर्जा ले रखा था, जिससे मैंने माल उधार उठाया था, क्यों, एक बिजनेसमैन है, क्रेडिट में काम होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने किसी से माल उधार उठाया था, उस बंदे को मैं 2-3 बार पेमेंट के लिए आगे पीछे कर चुका हूं, तो वो व्यक्ति लास्ट में दुखी होके मुझसे क्या लिखवा लेगा? अपना बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवाएगा कि भाई साहब आपके पास बहुत बार में आ चुका, आप एक काम करो फाइनल एक डेट बता दो। मैंने बोला भाई 6 महीने की 25 तारीख को मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा। वो बोलते हैं आपकी जुबान के ऊपर मुझे यकीन नहीं है, आप एक काम कीजिए, बाय रिक्वेस्ट एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे दीजिए। अब मैंने वहां पे 25 तारीख 6 महीना 2021 की डेट का बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे दिया। मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया, अपने साइन कर दिया, अपने स्टैंप लगा के उस व्यक्ति को प्रोवाइड कर दी, जिसे प्रोवाइड की उस बंदे को बोला जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज होल्डर। क्या बोला जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज होल्डर। और उस व्यक्ति को इस पैसे की जरूरत पड़ जाती है, और जरूरत कब पड़ी उसे? हम बोलते हैं कि भाई उस बंदे को पैसे की जरूरत है 25
42021 ये उस व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ी कब? 25 तारीख चौथा महीना मतलब अप्रैल के महीने की 2021 में उसे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो वो व्यक्ति जिस बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर है वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर बैंक के पास जाएगा, बैंक में बिल ऑफ एक्सचेंज को सबमिट कर देगा। बैंक 5 लाख रुपए का डिस्काउंटेड करके मतलब एक तरीके से 2 महीने का एडवांस इंटरेस्ट का पैसा काट के उस व्यक्ति को कैश इन हैंड प्रोवाइड कर देगा। और जब मेरी डेट आएगी 25 तारीख छठा महीना, तो मैंने ये लिखा है, मैंने ये नहीं बोला कि मैं रामलाल को प्रॉमिस करता हूं पे करने का, मैंने बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज के होल्डर को। तो बैंक का कोई भी पर्सन मेरे पास आएगा, मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज देगा और मेरे से 5 लाख रुपए रिसीव करके चला जाएगा। ये होता है बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका डिस्काउंटेड। देखो बच्चों, मैंने यहां पे जो वर्डिंग लिखे एक बार उनको ध्यान से देख लीजिए। पहले तो बिल ऑफ एक्सचेंज को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब पॉइंट हमारा बनता है होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज गेट डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर मैच्योरिटी डेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? मेरी मैच्योरिटी डेट कौन सी है? ध्यान से देखो, मैच्योरिटी डेट हमारी बनती है 25 तारीख छठे महीने की, लेकिन मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो पैसे की रिक्वायरमेंट कब है? 25 तारीख चौथे महीने को। तो मैच्योरिटी डेट ये है, इससे पहले मुझे पैसा चाहिए, तो मैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर कहां जाऊंगा? बैंक के पास जाऊंगा और बैंक में उस पैसे बिल ऑफ एक्सचेंज को डिपॉजिट कर दूंगा। बैंक उसका इंटरेस्ट काट के मुझे कैश इन हैंड प्रोवाइड कर देगा। लिखिए हमने ये बात, बैंक डिडक्ट कमीशन, बैंक अपना कमीशन काटेगा एंड गिव मनी टू होल्डर। बैंक ने सपोज दैट बच्चों इस 2 महीने के लिए बैंक ने 20,000 रुपए अपना लेस कर दिया, तो बैंक मुझे अमाउंट दे देगा 4,80,000। ठीक है, ये मेरा अमाउंट हो गया जो मुझे मिल जाएगा। आप पे कब करना था आपको? 25 तारीख को आप पे करोगे 5 लाख रुपए, लेकिन मुझे पैसा पहले चाहिए। कब चाहिए? 25 तारीख और चौथे महीने में, अप्रैल के महीने में। तो मुझे पहले ही पैसा चाहिए, तो 5 की बजाय मैं 20,000 रुपए का डिस्काउंटेड करवा के मैं बैंक से अपना पैसा रिसीव कर लेता हूं। ऑन मैच्योरिटी डेट बैंक गेट मनी फ्रॉम द पार्टी। कौन सी पार्टी? जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा था। ये बना बच्चों हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। उम्मीद कर सकता हूं कि अब इसके बारे में किसी प्रकार का आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं और आपको डिटेल में इस चीज को समझाने की कोशिश भी की है। ठीक है, चलो बच्चों, ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा बनेगा यहां पर एजेंसी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कौन सा पॉइंट बना हमारा? एजेंसी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब एजेंसी फंक्शन, उसमें कॉमर्शियल बैंक हमारे लिए कौन कौन सा काम करता है? पहले सबसे पहले तो ये चीज आती है कि सर एक बात बताओ, ये कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है? तो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, और इसकी वैल्यू होती है 4 मार्क्स। कितने नंबर की रेंज में आएगा? ये हमारा 4 नंबर की रेंज में ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। अब हम इन पॉइंटों के बारे में बात करें। इसका पहला पॉइंट यहां पर बता दिया गया। कौन सा पॉइंट बना हमारा? ट्रांसफर ऑफ फंड, मतलब पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? हमारा कॉमर्शियल बैंक करता है। क्या लिखा हमने? बैंक ट्रांसफर मनी वन प्लेस। जो वर्डिंग है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे बेटा। कौन सी चीज हमारी? वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। अब बात आएगी जी किस तरीके से वो पे करता है, तो उसने बता दिया ये डिमांड ड्राफ्ट है, ईमेल है, उनका यूज करके पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का काम कंप्लीट करता है। हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहां पर बनता है बच्चों कलेक्शन ऑफ फंड। कौन सा पॉइंट हुआ हमारा? कलेक्शन ऑफ फंड। अब पैसे को कलेक्ट करने का काम, कलेक्ट करने का मतलब क्या है? एक बिजनेसमैन, उसके पास दिन में 50 व्यक्ति आते हैं, वो अपना पेमेंट करने के लिए आएंगे। जरूरी नहीं बेटा हर एक व्यक्ति कैश लेकर आए। मोस्टली व्यक्ति ऐसे आपको मिलेंगे जो क्या लेकर आए हैं? चेक लेकर आए हैं। तो उन लोगों के द्वारा आपके पास चेक डिपॉजिट किया जाएगा। क्या डिपॉजिट किया जाएगा? चेक डिपॉजिट किया जाएगा। अब आपका कॉमर्शियल बैंक आपके लिए कौन सा काम कंप्लीट करेगा? वो आपके लिए आपके चेक को लेकर दूसरे क्लाइंट के अकाउंट से पैसा माइनस करेगा और आपके अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करने का काम हमारा कॉमर्शियल बैंक करता है। वर्डिंग के ऊपर मैं ध्यान दूं तो वर्डिंग में मैंने बिल्कुल क्लियर कट इस बात को लिखा। यहां पे एक बार थोड़े से ध्यान से समझना। बैंक कलेक्ट मनी
बैंक पैसा कलेक्ट करता है किसके थ्रू? थ्रू चेक, चेक के द्वारा, या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा, या बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी बिल हैं उनके रूप में वो हमारा पैसा कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। जब कस्टमर उसे बोलता है, कस्टमर के बेस पर ही वो सारे पैसे को कलेक्ट करता है। बैंक ये नहीं कि अपनी मर्जी से कलेक्ट करना शुरू कर देगा, ऐसा बैंक कभी नहीं करेगा। जब आप उसके पास जाते हो कि भाई राम मेरे पास आया था, उसने मेरे पास ये चेक दे दिया और ये चेक मेरे अकाउंट में जमा कर दो। अकाउंट में जमा करने का मतलब ही क्या हुआ कि राम के अकाउंट से पैसा माइनस करना है और मोहन के अकाउंट में पैसा प्लस करना है। तो ये सारी बात जब आपने बैंक में जाके वो चेक जमा किया, आपके बिहाफ पर ही कॉमर्शियल बैंक इस काम को कंप्लीट करता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, जो हमारे अलग अलग प्रकार के आइटम होते हैं, ठीक है, उनकी पेमेंट करता है। अब उनकी पेमेंट के लिए क्या आएगा? जैसे बच्चों हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है, कोई और चीज हमने परचेज की है तो उसकी पेमेंट का काम भी हमारा कौन करता है? हमारा कॉमर्शियल बैंक हम लोगों के लिए इन सारे कामों को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, ये पॉइंट हमारा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर डी, यहां पे मैंने बात करी सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है हमारे लिए? हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन्हें खरीदने और बेचने का काम हमारा कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे कंप्लीट करता है। कैसे? बैंक बाय एंड सेल स्टॉक। कौन सी सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है? एक बार ध्यान से समझना भाई इस चीज को, स्टॉक और शेयर। अब स्टॉक का मतलब क्या है? जो प्राइवेट कंपनी है उन प्राइवेट कंपनियों के शेयर के बारे में यहां पे बात की गई है। और ये कंपनियां कौन सी हो सकती है? प्राइवेट भी हो सकती हैं एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और गवर्नमेंट की भी हो सकती है। जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल सरकारी कंपनियां थी, इनके यदि आप शेयर परचेज करते हो तो बैंक आपके बिहाफ पर, आपकी परमिशन के बेस पर इन कंपनियों के शेयर को खरीदने या बेचने का काम कंप्लीट आपके लिए कर सकता है। आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है आपको फायदा हो। शेयर मार्केट में जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसके बदले में जो रिटर्न आपको मिलेगा, उस रिटर्न के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा डिविडेंड। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? डिविडेंड। लिखा हमने बैंक कलेक्ट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन शेयर, शेयर के ऊपर, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर की बोलने के बाद वो इस पैसे को भी कलेक्ट करता है। हमारा लास्ट पॉइंट बच्चों यहां पर आज की डेट में ये काम बैंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। मोस्टली कॉमर्शियल बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उनके द्वारा ये काम करना शुरू किया जा चुका है। ये कौन सा पॉइंट हमारा? इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। मतलब इनकम टैक्स के बारे में कस्टमर को क्या देते हैं? एडवाइस करते हैं। कॉमर्शियल बैंक आज की डेट में अपने कस्टमर को यह सलाह दे देता है, भाई आपका कितने रुपए का टैक्स बनेगा, टैक्स भरने के लिए क्या क्या आपकी प्रोसेस होनी चाहिए। तो उनके मामले में सलाह देने का काम भी हमारा कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए करता है। और ये सारे काम वो अपने कमीशन के लिए करता है। इनके बदले में बैंक को अपना फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। इसलिए इन वर्क को हम क्या बोलते हैं बेटा? एजेंसी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। हमारा लास्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट पॉइंट मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने बोला था बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक, उसके 4 मेन पॉइंट हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो मेरे पहला पॉइंट किया है बेटा कैश डिपॉजिट, दूसरे पे हमने किया प्रोवाइडिंग लोन, तीसरे पे हमने कर लिया एजेंसी फंक्शन। अब हमारा लास्ट वाला पॉइंट बनता है बच्चों, और उस फंक्शन का नाम बनता है हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। कौन सा पॉइंट बनता है बच्चों? जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन, इसमें कौन कौन सा काम होगा? पहला पॉइंट बता दिया, लॉकर की सुविधा। कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को लॉकर की सुविधा प्रोवाइड करता है। लिखा हमने बैंक प्रोवाइड लॉकर टू कस्टमर, ही कैन कीप वैल्यूएबल गुड्स। इसके अंदर वो कस्टमर अपनी कोई भी वैल्यूएबल गुड्स, जो भी उसकी नजर में कीमती हो, जैसे हीरे हैं, जेवरात है, गोल्ड है, बड़े आइटम वगैरह, ज्वेलरी वगैरह आपने बनवा रखी है, सोने चांदी की, सोने की मोटी चैन आपके पास है, आप घर में उसको रखने का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ऐसी कंडीशन पे क्या काम होगा? आपका बैंक आपको यह सुविधा देता है कि आप उस लॉकर को लो और लॉकर के अंदर अपनी सारी की सारी ज्वेलरी को वहां उसके पास डिपॉजिट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सपोज दैट आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है,
और उस प्रॉपर्टी के बारे में आप अपने घर पर किसी भी और लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, तो बैंक के अंदर आप अपने उस डॉक्यूमेंट को भी वहां सेफ रूप में रख सकते हो। ठीक है, ये चीज हमारे यहां बन जाते हैं। इसके बदले में बैंक क्या लेता है? नॉमिनल चार्जेस फॉर इट। कोई ये नहीं कि बैंक बहुत ही ज्यादा पैसे की डिमांड करता है, यार आपको लोग कर दे दिया, आपसे तो कई लाख रुपए लेने पड़ेंगे। ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं है। बैंक एक नॉर्मल चार्जेज आप लोगों से वसूल करता है। वैल्यू इसकी अलग अलग होती है। प्राइवेट बैंक का अपना चार्जेज अलग है, कॉमर्शियल बैंक का चार्जेज अलग है। ठीक है, तो वो चीज हमारे यहां आ जाती है। दूसरा पॉइंट, अब 1 मार्क्स की रेंज में एक ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, कौन सा? ट्रेवलर चेक। अब मन में बात आएगी, सर ट्रेवलर चेक ये क्या होता है? हमने तो पहली बार सुना है, इससे पहले कभी नाम ही नहीं सुना। ट्रेवलर चेक का मतलब क्या है? वर्डिंग को ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं इस चीज को भी एक्सप्लेन करता हूं। बैंक प्रोवाइड ट्रेवलर चेक। बैंक क्या प्रोवाइड करता है? ट्रेवलर चेक प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? टू कस्टमर, अपने कस्टमर को। बात आएगी क्यों? क्योंकि अवॉइड रिस्क ऑफ टेकिंग कैश ड्यूरिंग देयर जर्नी। मतलब हम लोग अपनी फैमिली के साथ बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं। अब हमने प्लान बना लिया भाई, यहां से ना मंसूरी जाएंगे। ठीक है, पहले हरिद्वार जाएंगे, फिर मनाली की तरफ निकलेंगे, या शिमला मंसूरी उस साइड पहाड़ी एरिया में, हम गर्मी की छुट्टियां हैं उस साइड हम जाएंगे। तो हम अपने साथ कैश लेके जाना पसंद नहीं करेंगे। यदि कैश लेके जाएंगे तो दिमाग में एक टेंशन चलती रहेगी, यार मतलब पर्स के अंदर हैवी अमाउंट आप लेके जाओगे, कहीं गुम हो गया तो। ठीक है, और यदि मान लो वैसे नहीं लेके गए हैं, एटीएम वगैरह है, रास्ते में एटीएम चोरी हो गया तो ऐसी कंडीशन पर कॉमर्शियल बैंक ने लोगों को कौन सी सुविधा देनी शुरू कर दी? ट्रैवलर चेक इशू करवा लिया। अब जो ट्रैवलर चेक है, वो चेक आपने जो इशू करवाया, किससे? कॉमर्शियल बैंक से करवाया। उस चेक का बेनिफिट केवल ये रहता है कि यात्रा के दौरान जो भी आप घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए जाने लग रहे हो, उस दौरान आपके दिमाग में ये टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी कि यार मेरा पैसा कहीं गुम ना हो जाए। क्यों? वो मनी के रूप में तो है ही नहीं, वो किसके रूप में? एक कागज के टुकड़े के रूप में। सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए और लाख रुपए को आपने 10-10 हजार के 10 चेक हैं वो आपने बनवा लिए, तो आप उस एरिया के किसी भी बैंक में जाके और वो ट्रैवलर चेक दिखा के वहां से 10,000 रुपए तुरंत रिसीव कर सकते हो। आपको अपने साइन वहां करने पड़ेंगे, जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट उस बैंक की ब्रांच में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से लोगों के दिमाग से उस टेंशन को रिमूव करने के लिए, कौन सी टेंशन बेटा? कि पैसा गुम ना हो जाए, कोई चुरा ना ले, 24 घंटे पैसे की सिक्योरिटी ना करनी पड़े, उस टेंशन से बचने के लिए कॉमर्शियल बैंक ने कौन सी सुविधा दे दी? ट्रैवलर चेक की सुविधा हम लोगों को प्रोवाइड की है। ये हमारा पॉइंट था भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, अब यहां बात आई अंडरराइटिंग सिक्योरिटी। अंडरराइटिंग सिक्योरिटी, इसमें क्या है? जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है वो अंडरराइट सिक्योरिटी करता है। और ये सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है? 2 टाइप की। एक तो होगी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक हो जाएगी प्राइवेट बॉडी की सिक्योरिटी। ठीक है, यहां पे उसने बता दी भाई, एक होगी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक हमारी पब्लिक, ठीक है, बॉडी। इन दोनों की जो भी सिक्योरिटी है उनको अंडरराइट कर लेता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स फुल फेथ, जनरल पब्लिक का बैंक के ऊपर पूरा यकीन होता है, और यकीन होने के कारण कि बैंक के द्वारा हम कोई भी चीज परचेज करें, बैंक एक रिलायबल नेम है मार्केट में, तो बैंक का एक अच्छा नाम है। उस नाम के कारण लोगों के दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी हेजिटेशन नहीं होता इन सिक्योरिटियों को परचेज करते टाइम। ये चीज हम यहां बोलते हैं। लास्ट वाला पॉइंट हमारा बन जाएगा बेटा, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। बच्चों, जब हम दूसरे देश में जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहेंगे, तो भी हमें क्या चाहिए? उस देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अमेरिका जाना चाहेंगे तो वहां की करेंसी डॉलर है, डॉलर की हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी। और यदि हम दूसरे देश के साथ कोई भी ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। उस फॉरेन करेंसी को अपने पास रखने का काम, खरीदने बेचने का काम कौन करता है? हमारा कॉमर्शियल बैंक करता है। किसके लिए करता है? जनरल पब्लिक के लिए करेगा। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आप लोगों को हर हाल में ध्यान देना चाहिए, वो पॉइंट हमारा कौन सा है बेटा? फाइनल जितनी भी फॉरेन करेंसी हमारे पास देश में इकट्ठी होगी,
वो सारी की सारी फॉरेन करेंसी किसके पास सबमिट होगी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास ये सारी सारी करेंसी हमारी जाके डिपॉजिट हो जाती है। इस चीज के बारे में हमारा यहां पॉइंट बनता है। उम्मीद कर सकते हैं बेटा आपको ये चीज समझ में आई, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के मन में नहीं है। ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बेटा आपका केवल एक ही पॉइंट रहेगा कि आप इन चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ के देखें, करके देखें। एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो आपको इन पॉइंटों का यूज करते हुए सिंपल तरीके से अपनी लैंग्वेज को यूज करना है, सिंपल तरीके से अपनी बातों को बताना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चा, बाय।